जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा की तिथि 11 जनवरी रखी गई है और हमको अब केवल लगभग 25 दिन का समय है, जिसमें एक बेहतर रणनीति के साथ इस परीक्षा को पास करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो इसके लिए यह हमारा दूसरा वीडियो है और हमने इसके पहले 50 प्रश्नों का रिवीजन किया था और यह प्रश्न पत्र है 2022 का जो सेट की परीक्षा हुई थी। अब हम अगले 50 प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पुण्य प्रताप सिंह, जो कि मैंने प्रथम प्रयास में ही 2022 में सेट परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके अलावा 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाइड किया है और राजनीति विज्ञान से वर्ग 1 की परीक्षा को भी क्वालिफाइड किया है। तो मेरे साथ आप बने रहिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर कर दें। तो आपका समय ख़राब ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, 101 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्न कथन किसने दिया? यानी विदेश नीति के बारे में यह क्वेश्चन है। तो शांति का अनुसरण करना किसी बड़ी शक्ति या गुट के साथ संलग्न करके नहीं, अपितु विवादपूर्ण मामलों में स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाना, अधीन जातियों को स्वतंत्र करना, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखना, प्रजातीय भेदभाव को दूर करना एवं बीमारी तरह तथा निरक्षरता को दूर करना, जो कि संसार के अधिकतर भाग को प्रभावित करते हैं। मित्रों, यदि आपने विदेश नीति के बारे में पहले कभी पढ़ा है तो आप जरूर जानते होंगे कि हमारी भारतीय विदेश नीति का जनक कौन है। तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है, क्योंकि अंतरिम सरकार सितंबर 1946 से लेकर बाद में जब प्रथम आम चुनाव हुए 1950-51 में, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री होने की जिम्मेदारी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी और 1964 तक उनकी मृत्यु पर्यंत यह पद उनके पास रहा। उसी समय विश्व में एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चला। उसका मतलब था कि जो शीत युद्ध चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, उसमें से विश्व के अनेक देश, जो कि कुछ यूएसए के पक्ष में जा रहे थे, कुछ सोवियत संघ के पक्ष में जा रहे थे, तो भारत ने यह फैसला लिया कि हम किसी भी खेमे में शामिल नहीं होंगे और राष्ट्र हित में जहां हमको रहना उचित होगा हम वहां जाएंगे, एवं यदि विश्व में किसी भी देश के साथ कुछ गलत होगा तो हम तटस्थ नहीं रहेंगे। यानी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि गुट निरपेक्षता की नीति तटस्थ रहने का मामला नहीं था। जो सत्य और नैतिक चीज़ों के बल पर जो देश बेहतर करेगा हम उसके पक्ष में रहेंगे। तो इसका आंसर हम अब ढूंढ पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन है आज का, भारत में 26/11/2008 की आतंकी कार्रवाइयाँ मुंबई में कराने के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है? तो भाई, आतंकवाद के नाम आते ही एक देश का नाम हमारे माइंड में आता है, तो उसका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझ गए होंगे। उसका नाम है पाकिस्तान। और आतंकी गतिविधियों में यह हमेशा संलिप्त पाया जाता है और अभी अप्रैल 2025 में पहलगाम हमला हुआ और उसके प्रतिरोध स्वरूप फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। तो इसका हमको ध्यान रखना है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका है आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दक्षेस यानी कि जिसको हम सार्क कहते हैं, तो इसके संबंध में कथन है, दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका शिखर सम्मेलन में हुई। तो ये तो कथन सत्य है। दक्षेस का मुख्यालय
भारत के बेंगलुरु में है, तो ऐसा तो नहीं है, एक कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण का मुख्य लक्ष्य दक्षिण एशिया के लोगों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है। जी हाँ, इसका यह भी कथन सत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है, तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 के निम्नलिखित विचारों कथनों पर विचार कीजिए। तो यह शिमला समझौता कब हुआ था? इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, और जो आज का बांग्लादेश है वह कभी पाकिस्तान का सर्व करता था, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। अंततः पाकिस्तान के साथ एक युद्ध हुआ, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान एक बांग्लादेश के रूप में उभरा। तो इसके कथन पर चलते हैं। शिमला समझौते पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो एवं भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए। तो यह कथन सत्य है। दोनों देश आपसी वार्ता द्वारा अपनी समस्याओं को हल करेंगे, यह भी कथन सत्य है। स्थायी शांति कायम करने हेतु दोनों देशों की सेनाएं अपनी सीमा पर लौट जाएंगी। तो दोस्तों, ये तीनों कथन सत्य हैं। तो 104 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, 3। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसके बारे में देखते हैं। कथन है, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिले एवं सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति हो सके। कोष के प्रबंध के लिए एक प्रशासक मंडल के जो साधारण सभा का कार्य करता है। तो दोस्तों, इसके तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनको ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहते हैं। तो ब्रेटन वुड्स जुड़वा में IMF और IBRD, जिसको हम विश्व बैंक कहते हैं, ये दोनों एक साथ बने थे, तो इनको ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहते हैं, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्रों, जब शीत युद्ध का काल था तो नाटो को किसने तैयार किया था? नाटो USA समूह के जो देश थे, जो यूरोपीय कंट्री थे या फिर अमेरिकी कंट्री थे जो उनके पक्ष में थे, उन्होंने एक सैन्य संधि संगठन तैयार किया था और इसको अप्रैल 1949 में बनाया गया था। तो कथन इसकी स्थापना वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी। यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि एक पर हमला किया जाएगा तो सभी पर हमला माना जाएगा। इसको बोलते हैं सामूहिक सुरक्षा। नाटो के अगर किसी एक देश पर कोई कंट्री अटैक करती है तो पूरा नाटो उस पर अटैक करेगा। ऐसा खाड़ी युद्धों में देखने को मिला है, और इराक पर USA द्वारा हमले के दौरान भी अनेक देशों ने मिलकर फिर इराक पर अटैक किया था। तो ऐसा हमको कई बार देखने को मिलता है। अभी जो यूक्रेन और रशिया वार चल रहा है, तो उसमें यूक्रेन नाटो में शामिल होने की बात करता है, इसलिए फिर रूस को उससे खतरा महसूस होता है। यही युद्ध का कारण है उनके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 107। पंचशील समझौते ने किन दो देशों के बीच संबंधों की नींव के रूप में कार्य किया? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? यह हुआ था भारत और चीन के बीच। हम सबको जानकारी होगी 1954 में पंचशील समझौता किया गया था, जिसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी और चाइना से चाउ एन लाई इसके प्रतिनिधित्व करता थे। तो पंचशील समझौते में एक दूसरे के देशों की संप्रभुता का ध्यान रखना, अखंडता का ध्यान रखना एवं एक दूसरे के प्रति अनाक्रमण का भाव रखना, परस्पर लाभ की मानसिकता से काम करना कि दोनों देशों को लाभ हो, तो ऐसे कुछ प्रावधान रखे गए थे।
आंसर हो जाएगा भारत और चीन। नेक्स्ट है, भारत श्रीलंका समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राजीव जयवर्धने समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंकाई गृह युद्ध को हल करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की तैनाती की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों सही कथन है इसके। इसके बारे में थोड़ा बताएं हम कि भारत श्रीलंका समझौता 1987 में जो शांति सेना भेजी गई थी, राजीव गांधी उसमें देश के प्रधानमंत्री थे, और वहाँ पर लिट्टे जो कि एक उग्रवादी और एक आतंकी संगठन के रूप में काम कर रहा था, और वो संगठन के काम करने का जो कारण था, वहाँ पर तमिल और सिंघल समुदाय के बीच जो गृह युद्ध चल रहा था, तो तमिलों के सपोर्ट में वह लिट्टे था और वहाँ अशांति बनी हुई थी। और हमारे जो तमिलनाडु राज्य के कुछ भाई लोग हैं वो वहाँ पर अपनी जो अल्पसंख्यक वाली मानसिकता और राष्ट्र प्रेम के कारण तमिलों का सहयोग कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी जी ने यहाँ से सेना भेजी थी, और यह हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हुआ था ये समझौता, क्योंकि इससे हज़ारों की संख्या में सैनिक मारे गए थे हमारे जो देश के। वहाँ श्रीलंका में आर्मी गई थी, वो शहीद हो गए थे। इसके बाद 1991 के इलेक्शन के दौरान पेरम्बदूर क्षेत्र में राजीव गांधी जी का एक आम सभा के दौरान देहांत हो गया था। ये सब घटना इसी संदर्भ में देखी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका 109 क्वेश्चन। देखिए, मैं कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ तो ये आपके लिए लाभदायक होगा, और क्योंकि आप उस पर सुनेंगे तो अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, यदि नहीं जानते हैं तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। यह सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। तो इसके बारे में जानते होंगे आप, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। नेक्स्ट है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से कौन सी पहल के परिणाम स्वरूप अपनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजीलिया घोषणा, बार्डुंग सम्मेलन, नैरोबी घोषणा, वियना सम्मेलन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बार्डुंग सम्मेलन। और बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1955 के आसपास हुआ था। इसके अलावा एक प्रमुख सम्मेलन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, उसका नाम है बेलग्रेड सम्मेलन। तो वह सम्मेलन हुआ था 1961 में, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका, भारत में मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मानव अधिकार आयोग, इसके ऑप्शन है एच.जे. कानिया, रंगनाथ मिश्र, पी.एन. भगवती, डॉक्टर बी. गजेंद्र गड़कर। इसके आंसर हो जाएगा आपका रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और मानव अधिकार आयोग एक कब बनाया गया था? तो 1993 बनाया गया था एक अधिनियम के द्वारा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, यह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा की थी, जो कि अभी पिछले 2 दिन पहले 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वह घोषणा हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करने का अधिकार है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 82(1), अनुच्छेद 84(1), अनुच्छेद 86(1), अनुच्छेद 88(1). तो यह प्रश्न निश्चित रूप से एक कठिन प्रश्न है, तो इसका हमको आंसर टिक करना पड़ेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 86(1). राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उनको एक बार नज़र मार लेनी चाहिए, जैसे आपातकाल के प्रावधान 352, 356, 360, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत की गई? भारत के निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन है इसमें अनुच्छेद 321, 322, 323, 324। तो कौन सा अनुच्छेद है? इसका अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324। अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी चर्चित हैं वो। और अभी जो इलेक्शन संबंधी मुद्दा जो उठता रहता है उसमें उनकी चर्चा का कारण रहता है, तो उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। और अभी इनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक संस्था है, उसका अध्यक्ष भी इनको बनाया गया है। उसको शॉर्ट फॉर्म में IDEA कहते हैं। तो ध्यान रखें, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकतांत्रिक संबंधी विचारधारा या जो देशों में चुनाव होते हैं उनका नियंत्रण रेगुलेट करने की जो अध्यक्षता है वह ज्ञानेश कुमार जी को सौंपी गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 114। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने दिनों में पूर्ण की? 28 दिन, 25 दिन, 24 दिन या 23 दिन? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिन। नेक्स्ट है आपका नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्त शासन इकाइयों को किस तिथि एवं वर्ष में संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? 5 जून 1991, 8 जून 1991, 1 जून 1993, 6 जून 1996। दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 1 जून 1993 को नगरीय क्षेत्र की जो इकाइयां हैं, जो स्वायत्त इकाइयां हैं, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनको 1 जून 1993 से संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका 116 क्वेश्चन। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 25, 28, 22 या 23? तो इसमें होते हैं आपके 22 सदस्य। लोक लेखा समिति 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत बनी थी और इसमें लोकसभा राज्यसभा के 15+7 करके 22 सदस्य होते हैं। और इसकी जो रेगुलेट करने का काम कौन करता है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वर्तमान में कैग का पदभार कौन संभाला हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 117। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने आपातकाल की घोषणा कब की? तो हमारे देश में आपातकाल का जो संवैधानिक प्रावधान है वह अनुच्छेद 352 में रखा गया है और देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962, क्योंकि उस समय चीन से युद्ध हुआ था भारत का। ओके। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा था जो संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें बस 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा? यदि वे वयस्क मत के आधार पर निर्वाचित संसद में 2/3 बहुमत भी नहीं पा सकते हैं तो यह समझा जाना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है। दोस्तों, यह कथन NCERT की पुस्तक से उठाया गया है ना। तो इसमें हमारे संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी, प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह कथन कहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर किसी को संविधान में कुछ परिवर्तन करना है, वो संवैधानिक प्रावधानों से असंतुष्ट हैं, तो उनको 2/3 बहुमत, यानी जिसको हम विशेष बहुमत कहते हैं, संशोधन करने के लिए यह ज़रूरी होगा। और वह जो उचित हो, जो मौलिक ढांचे के अनुरूप हो, उस पर संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों, मौलिक ढांचा जो कि संविधान का एक प्रारूप है, एक निश्चित, जिस पर संसद संशोधन नहीं कर सकती, इसके बारे में 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ एक मामला हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको डिसाइड किया कि संविधान में कुछ प्रावधान हैं जिस पर संसद संशोधन नहीं कर सकती है।
नेक्स्ट है आपका 119 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो जिसको हम लघु संविधान कहते हैं और एक विवादित संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था और यह आपातकाल के दौरान किया गया था और आपातकाल के दौरान विपक्ष की कोई भूमिका संसद में नहीं थी, इसलिए बहुत विवादित था। और इस संशोधन के द्वारा कुछ प्रावधान संविधान में जोड़े गए थे, जिसमें था आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसके अलावा जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था और राष्ट्रपति को अनिवार्यता अनुमति देने की भी बात की गई थी, किंतु 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जब बाद में कांग्रेस सरकार पराजित हो गई, पार्टी हार गई, एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई 1978 में, और इस 44वें संशोधन के द्वारा उन प्रावधानों को बदला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन 1976। तो राज्यसभा की अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो उसमें 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 30 वर्ष, क्योंकि 25 वर्ष लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहादा आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका संबंध है आपका संथाल, गोंड, भील, खरवार। ऑप्शन हो जाएगा इसका भील आदिवासी समुदाय से इसका संबंध है। दलित विजन्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑलिनोर जिलियट, गेल ऑम्बर्ट, A.G. नूरानी, K.N. पणिक्कर। इसका आंसर हो जाएगा आपका गेल ऑम्बर्ट। नेक्स्ट आपका असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा को किसने बनाया था? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा इला भट्ट। मेधा पाटकर का संबंध तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, और ये गुजरात क्षेत्र में काम करता है संगठन महिलाओं के लिए। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बीमारू राज्यों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें बिहार, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसमें हम देख रहे हैं कि केरल एक विकसित राज्य है, वहाँ की एजुकेशन पावर भी बहुत अधिक है, लिटरेसी अधिक है, डेवलप एक स्टेट है, तो बीमारू में केरल नहीं आएगा। राज्यों के संघीय पुनर्गठन के दूसरे चरण का प्रमुख केंद्रीय बिंदु क्या था? तो राज्यों के संघीय पुनर्गठन के दूसरे चरण का प्रमुख केंद्रीय बिंदु क्या था? उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत, यानी दूसरे चरण का प्रमुख केंद्रीय बिंदु उत्तर पूर्व भारत था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाप पंचायत के संदर्भ में प्रमुखता से नहीं जाना जाता है? खाप पंचायतें क्या होती हैं? यानी जो समाज में हम देखते हैं कि जो कुछ फैसले वहाँ के लोग खुद से ले लेते हैं और वहाँ पर प्रशासन की कोई भागीदारी नहीं होने देते, जिसमें आपके सामाजिक प्रताड़ना का आरोप लगाना हो, या फिर छुआछूत संबंधी, या फिर ये जो ऑनर किलिंग के मामले देखे जाते हैं, यानी जहाँ पर थोड़ा पिछड़े हुए राज्य हैं वहाँ पर जो विकास हुआ है वह अभी रूढ़िगत तरीके से हुआ है। तो इसमें आपका हरियाणा तो फेमस है, यूपी फेमस है ना, राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश है। तो ये आपके हरियाणा, यूपी और राजस्थान, यहाँ पर खाप पंचायतों का काफ़ी माहौल रहता है। ऑप्शन रहेगा इसका डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने सलाह दी है कि 2024 से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होने चाहिए? तो एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा हो रही है, देखते हैं ये कब तक चालू होता है।
कब तक लागू होता है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन एक काफ़ी विवादित मुद्दा बन गया है, क्योंकि विपक्ष इसके विरोध में है। और सरकार कहती है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो जो देश की क्या बोल सकते हैं कि जो संसाधन है देश के, उनकी बचत होगी। बार बार कर्मचारियों को ड्यूटी नहीं जाना पड़ेगा, चुनाव की में ड्यूटी में नहीं। और इसके अलावा जो आर्मी है उसको बार बार सुरक्षा के लिए नहीं बुलाना पड़ेगा। लेकिन जो विपक्षी समुदाय है वो समूह कहते हैं कि इससे केंद्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और जो स्टेट के मुद्दे हैं वह दब जाएंगे। यानी राज्य और केंद्र दोनों अलग अलग चुनाव होने चाहिए, क्योंकि केंद्र के जो मामले होते हैं वह कई बार विदेश नीति से जुड़े होते हैं, और जो राज्य के मामले होते हैं उसमें हमारी लोकल समस्याएं होती हैं। और यह मामला भेजा गया था, किसने सलाह दी थी? नीति आयोग ने। और नीति आयोग जो कि एक थिंक टैंक है, अब इसमें जो एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट आपका भाषा की राजनीति को संबोधित करने के लिए 3 भाषा सूत्र को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की वकालत किस आयोग ने की थी? तो यह काम किया था सरकारिया आयोग ने। तो सरकारिया आयोग जो कि 1983 में गठित हुआ था, और यह केंद्र राज्य संबंधों के लिए गठित किया गया था, इसका ध्यान रखें। उसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी थी। नेक्स्ट आपका किसने लिखा स्वतंत्रता के बाद भारत में 2 राजनीतिक संस्कृतियां उभरी जो भारत के विभिन्न स्तरों पर काम कर रही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मायरन बीनर। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट के बाद तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? जस्टिस JS वर्मा आयोग, जस्टिस BN कृष्णा आयोग, जस्टिस HR खन्ना आयोग, जस्टिस PN भगवती आयोग। तो इसमें जस्टिस BN कृष्णा आयोग के द्वारा तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट आपका संगठन के लिए पहला व्यवस्थित सिद्धांत माने जाने वाले वैज्ञानिक प्रबंधन का नाम किसने गढ़ा था? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो संबंध है यह हालांकि FW टेलर से है, लेकिन उसने वैज्ञानिक प्रबंधन का नाम पूछा है, इसलिए इसको सावधानी से समझना होगा। लुई डी ब्रांडिस ने वैज्ञानिक प्रबंधन का नाम दिया था, यह शब्द दिया था। नेक्स्ट है आपका नौकरशाही के बारे में किसने कहा इसका पद सोपान ज्ञान का सोपान है? तो यह कहा था आपका कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रशासनिक सिद्धांतों में से किसकी मान्यता है कि प्रबंधन संबंधी समस्याओं के समाधान सामाजिक मनोविज्ञान में मिल सकते हैं? ऑप्शन है आपके शास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत। तो सामाजिक मनोविज्ञान की जब चर्चा होती है तो इसमें मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत आ जाएगा। मतलब मनुष्य को समझो तो आपके जो प्रशासकीय सिद्धांत संबंध हैं वह बेहतर हो जाएंगे। किसने विकास प्रशासन की कार्य उन्मुखी लक्ष्य उन्मुखी प्रशासन व्यवस्था के रूप में परिभाषा दी? तो इसमें हो जाएगा आपका जॉन डी मॉन्टगोमरी, जॉर्ज F गाउट, एडवर्ड वाइडनर, BA पई पनंदीकर। तो ऑप्शन में आपके जो आंसर दिया है उसका हो जाएगा एडवर्ड विडनर, भी कहते हैं इसको वाइडनर। ये परिभाषा उसने पूछ ली है, कार्य उन्मुखी लक्ष्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में विकास प्रशासन को परिभाषित किया है एडवर्ड विडनर ने। नेक्स्ट आपका किस प्रशासनिक सिद्धांत को श्रम संघवाद से असंगत होने के कारण औद्योगिक संबंधों के अमेरिकी आयोग की जांच का सामना करना पड़ा था? तो इसका हो जाएगा आपका शास्त्रीय सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत,
मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत या फिर वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को अमेरिकी आयोग की जांच का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है, निम्न इनमें से किसे संरचनात्मक रूप से विकास प्रशासन के सर्वाधिक असंगत माना जाता है? तो किसको माना जाता है? बेबर का नौकरशाही परादर्श, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध परादर्श, गुलिक का पोस्ट कॉर्ब, हेनरी फ्यूल का शास्त्रीय परादर्श। तो इसको माना जाता है बेबर का नौकरशाही परादर्श। देखिए, एक लोक प्रशासन के प्रश्न है और ये थोड़ा सा जटिल माना जाता है ये पोर्शन, इसलिए हमको जो पहले परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनको तैयार करके जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, नेतृत्व के लिए आकस्मिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आकस्मिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लूथर गुलिक, फ्रेड फिडलर, पीटर ब्लाउ, चार्ल्स बियर्ड। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेड फिडलर। नेक्स्ट है, फॉलेट की दृष्टि में किसी संगठन के भीतर संघर्ष का समाधान करने में स्वयं उनके सुझाए उपायों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो इसमें आपका प्रभुत्व समझौता एकीकरण भीड़ नियंत्रण। नेक्स्ट हो जाए, इसमें आंसर हो जाएगा आपका एकीकरण के द्वारा जो समाधान है वह सर्वश्रेष्ठ तरीके से हो सकता है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार उदासीनता का क्षेत्र अव्यक्त होता है। तो उदासीनता का क्षेत्र ऑप्शन इसके अधीनस्थों द्वारा आदेश अस्वीकार कर देने से, अधीनस्थों द्वारा आदेश मानने या न मानने की अनिश्चितता से, अधीनस्थों के द्वारा शंका व्यक्त करने के बाद आदेश स्वीकार करने से, अधीनस्थों द्वारा बिना किसी शंका के आदेश को स्वीकार कर लेने से। तो इसमें उदासीनता का क्षेत्र तब होगा जब कोई आपके ऊपर कोई सीनियर अधिकारी है और आपको आदेश देता है, आप बिना किसी सवाल जवाब के उसको मान लेते हैं, उसको उसने चेस्टर बर्नार्ड ने उदासीनता का क्षेत्र कहा है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट कॉर्ब की 7 अवधारणाओं में से किसी का सही विस्तार नहीं है? तो इसमें देखिए, पोस्ट कॉर्ब जो है, पोस्ट कॉर्ब को 7 जो अक्षर हैं उनमें इनको रखा गया है। पी से प्लानिंग होता है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग होता है, एस से स्टाफिंग होता है, डी से डायरेक्टिंग होता है, सी से कोऑपरेशन होता है, ओ से होता है, ओ से नहीं, कुछ नहीं होता है ओ से, क्योंकि ये सी ओ को डायरेक्ट उठाते हैं। फिर आर से होता है रिपोर्टिंग, बी से होता है बजटिंग। ओके, तो इसमें आपका हो जाएगा क्या? सही विस्तार नहीं है। तो इसका हो जाएगा कोऑपरेशन, सी। कोऑपरेशन ना होकर कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, ध्यान रखें इसका। ई शासन के 4 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई शासन का प्रकार नहीं है? G2G यानी सरकार से सरकार, G2C सरकार से नागरिक, G2B सरकार से व्यवसाय, G2E सरकार से कर्मचारी, G2M सरकार से बाजार। तो इसका क्या आंसर होगा? 141 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, G2M सरकार से मार्केट या सरकार से बाजार, ऐसा कोई ई शासन का प्रकार नहीं। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण कार्यक्रम केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। तो यह आता है जल शक्ति मंत्रालय जो ग्रामीण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया था, तो यह सन 2014 से ही चलाया गया था। लेकिन एक जो सर्वेक्षण मिशन चलाया था कि जो रैंकिंग देने का काम किया गया था, वह कार्यक्रम हुआ था 2016 से। ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 143, माँ गृधा कस्यदिनम
किस संस्थान का आदर्श वाक्य है? फिर ये है आपका ईडी, काफ़ी चर्चा में रहती है संस्थान ईडी, इन्फोर्समेंट, है ना, डायरेक्टरेट, जिसको हम प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। फिर है भारत का लोकपाल, मध्य प्रदेश लोकायुक्त, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम। तो भाई इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारत का लोकपाल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं, पूर्णतः विश्व वित्त पोषित है। तो कहाँ से आता है इसके पास पैसा? है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष द्वारा, ग्रामीण रोजगार सुरक्षा निधि द्वारा, राजीव गांधी युवा रोजगार निधि द्वारा, प्रधानमंत्री रोजगार सुरक्षा गारंटी कोष द्वारा। इसका फंड आता है आपका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष द्वारा। अभी सरकार इसका नाम बदल रही है, नाम परिवर्तन की जो परंपरा चालू हुई है उसमें मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की जाएगी, ऐसा नाम बदला जाएगा। और अभी तक 100 दिन का रोजगार था, उसको संभवतः बढ़ाकर 125 दिन का करने की योजना बनाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट है आपका आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन संविधान की किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो इसमें आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो इन सूचियों के विषय, जो कि संघ सूची में 97 विषय हैं, इसके अलावा राज्य सूची में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय, 52। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 146, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण हेतु गठित संसदीय लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नांकित में से क्या सही है? इसका पहला ऑप्शन है, इसका निर्माण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है। इसके सदस्यों में 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। जी होते हैं। समिति का मुख्य कार्य नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना है। जी हाँ। इसके कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है? नहीं होती है। 30 तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या होती है ना। इसके सभापति की नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा की जाती है? बिल्कुल नहीं होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है ना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल नया है लेकिन आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। आपको भरपूर अनुभव जो मैंने विगत वर्षों में एमपीपीएससी की परीक्षाओं और सेट नेट तमाम प्रकार की परीक्षाओं से प्राप्त किया है और उसको यूआर कैटेगरी से पास किया है, तो आपको एक बेहतर अनुभव मिलेगा। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। 147 राज्यसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते समय लोकसभा में बजट पारित होने के बाद लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण समाप्त होने पर लोकसभा में बजट पर आम बहस के दौरान, तो यह होता है लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण समाप्त होने पर। ओके, जब लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पर भाषण दे देगा उसके बाद बजट पर जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि बजट जो है यह भी एक धन विधेयक है और धन विधेयक का प्रावधान है आपके कि भाई इसको लोकसभा में रखा जाएगा और लोकसभा में रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष इसको डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है, राष्ट्रपति को इसके बारे में जानकारी देगा, उसके बाद में फिर राज्यसभा के पास हो जाएगा। राज्यसभा उसमें 14 दिन तक जो भी उसको आपस में सलाह मशवरा करना है, उसको कुछ अपनी सिफारिश करनी है कि भाई इसमें संशोधन करिए,
अगर सरकार चाहे तो मान सकती है, अगर नहीं चाहती है तो ना भी माने, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको धन विधेयक के रूप में रखा गया है और इसको आर्टिकल 110 के तहत संविधान में जगह दी गई है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा के संबंध में असत्य कथन है। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा के संबंध में असत्य कथन है। ग्राम सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। गांव की मतदाता सूची में समाविष्ट नागरिक ही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जी हाँ, होते हैं। ग्राम सरपंच द्वारा ग्राम सभा की बैठकों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। नहीं, ये तो भाई काम सचिव करेगा ना, सरपंच थोड़ी रिकॉर्ड तैयार करेगा। फिर आपका ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उप सरपंच ग्राम सभा के पदेन सरपंच उप सरपंच होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो इसका असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर आपका निम्नलिखित में से एक नीति मूल्यांकन की श्रेणी नहीं है। बाजार प्रभाव मूल्यांकन, प्रशासनिक मूल्यांकन, न्यायिक मूल्यांकन, राजनीतिक मूल्यांकन। तो इसमें बाजार प्रभाव मूल्यांकन नीति मूल्यांकन की श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत प्रत्येक राज्य को राज्य सूचना आयोग का गठन करना है। यानी कि प्रत्येक राज्य में किस धारा के तहत यह आयोग गठित होता है। धारा 16, धारा 15, धारा 22D, धारा 21। तो धारा 15 के तहत यह गठित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मित्रों, यह आपके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिलाकर 150 प्रश्न हैं जिनके बारे में हमने सारगर्भ से चर्चा की है। और जो पहली बार इसको वीडियो को देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आप पहले पार्ट को भी देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि सामान्य स्तर के नॉलेज वाले व्यक्ति भी यूट्यूब पर काफ़ी आगे निकल जाते हैं, लेकिन अगर व्यूअर सपोर्ट नहीं करते तो फिर चैनल आगे नहीं बढ़ता है। तो आप आपसे ये रिक्वेस्ट माने, या फिर आपका यदि वास्तविक विवेक कहे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इसमें आपको 2024 में जो सेट का पेपर हुआ था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, नमस्कार।